हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक बार आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम 3.5 इसमें है वज्र गुणन विधि का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि और जो विलोपन विधि है उससे हम जो भी समीकरण युग्म थे उनको हल किए थे। तो आज हम सीखने वाले हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो हमारा जो 3.5 है उसमें हमें सीखना है वज्र गुणन विधि। पहले हम देख लेते हैं वज्र गुणन विधि है वो होती क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इस प्रकार की दो एक समीकरण युग्म होगा, यानी दो समीकरण होंगे, एक तो एक नंबर और एक दो नंबर समीकरण हमारे पास होगी। ठीक है, क्वेश्चन में इस प्रकार की हमें समीकरण दी होगी। अब देखिए हमें इसको हल किस प्रकार करना है। हमें देखो इसका हल इस प्रकार हमें याद रखना है कि x बट्टा देखो और बराबर हमें रखना है एक y बट्टा में कुछ याद रखना है और एक हमें एक बट्टा में याद रखना है। तो x y 1। ठीक है, तो हमें इस प्रकार कुछ याद रखना है। इसके बट्टा में देखिए हमारे पास क्या आने वाला है। तो ये तो x और y ये तो दो चर है और इन चरों के नीचे जो ये जो a1 b1 c1 का वो है, इसके नीचे क्या आएगा, गुणा आएगा। वो देखिए किस प्रकार आने वाला है। हमेशा हमें b और c, फिर हमें b और c रखना है। क्या रखना है, b और c। देखियो पहले b c, ठीक है, फिर c के बाद में क्या आता है, दो c तो कंटिन्यू रखना है इसके अंदर। c के बाद में क्या आता है, a आता है, बिल्कुल आता है। a के बाद में क्या आता है, फिर c a, फिर हमको रखना है इसको a और c। इसके बाद हमें क्या रखना है, a और c। ठीक है, नहीं c और a रखना है, c a रखना। ठीक है, अब देखो a कंटिन्यू चलेगा। देखो यहाँ पे c था तो यहाँ पर भी c आया, यहाँ पर a है तो हम यहाँ पर भी क्या आएगा, a के बाद में आएगा b। ठीक है, और इसके बाद में भी क्या आएगा, a और b। क्या आएगा, a और b। अब देखिए हमें गिनती स्टार्ट करनी है एक से। कहाँ से स्टार्ट करनी है, एक से। और देखो इन सभी के बीच में वो माइनस का चिन्ह आएगा। क्या किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर है 1, यहाँ पर आएगा 2। क्या आएगा, 1 2। ठीक है, उसके बाद आएगा 2 1 1 2 2 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर c1 है तो यहाँ पर भी आएगा 1 और यहाँ पर क्या आएगा 2। क्या आएगा 2, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या आएगा 1। अब 1 है, 1 यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, 1 यहाँ पर था तो यहाँ पर भी आया, तो 1 2 2 1 इस प्रकार से ये चलने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए देखो b1 क्या है, b1 ये y का जो गुणांक है ना पहले समीकरण में वो है। ठीक है, c2 क्या है, c2 दूसरी समीकरण का जो अचर पद है वो है। इस प्रकार हमें इसको याद करना है। देखिए इसको याद करने के लिए हमारे पास एक तरीका वो देखिए किस प्रकार होता है। देखिए कि हमने लिख दिया जैसे कि x y और 1 है। ठीक है, तो इनके नीचे रखना हमें, इनके नीचे हम क्या रखेंगे, हमें स्टार्ट करना है कि जैसे हमारे पास है b, क्या है b, उसके बाद आता है c। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है a। क्या आता है a, तो b c a के बाद में क्या आता है b। ठीक है, तो हमें इस प्रकार ये लिखना है। देखिए अब ये b1 है, ये c1 है, ये a1 है और ये वापस क्या है b1 है। अब यहाँ पे देखिए b1 है तो हम इसके नीचे लिखेंगे b2, यहाँ पे लिखेंगे c2, यहाँ पे लिखेंगे a2, यहाँ पे लिखेंगे b2। ठीक है, अब हमें इनका करना है वज्र गुणा। क्या करना है हमें, इसका वज्र गुणा। तो इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर। देखो इन दोनों का गुणा तो रखेंगे इसके नीचे, इन दोनों का गुणा रखेंगे इसके नीचे और इन दोनों का गुणा रखेंगे एक के नीचे। ठीक है, वो देखिए किस प्रकार हमें करना है। देखिए b1 c2 इसका हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b1 c2 आया, फिर हमें माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर आएगा b2 c1 है। ठीक है, बराबर का चिन्ह है, क्या है, बराबर का चिन्ह लगाना हमें। ठीक है, तो अब इन दोनों का गुणा है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इन दोनों का गुणा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम सीधा यही रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। पहले बी से स्टार्ट करना है, बी सी, फिर सी ए के बाद में ए और बी। ठीक है, मतलब ए बी सी इस प्रकार है, तो हमें बी से स्टार्ट करना है। उस बी के बाद में क्या आता है सी। ठीक है, और सी के बाद में क्या आएगा हमारे पास ए, और ए के बाद में हमारे पास आएगा बी। तो इस प्रकार हमें 2-3 स्टेप में इसको करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
इससे पहले एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि हम x का मान निकालेंगे तो x को एक बार हम इस पद के बराबर रखेंगे, y का मान निकालेंगे तो हम इस पद को इस पद के बराबर रखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास 3.5 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किस का एक अद्वितीय हल है। हमें इनमें बताना है किसका एक अद्वितीय हल है या फिर किसका कोई हल नहीं है, या फिर हम जांच करेंगे हमें तब पता चल जाएगा। ठीक है, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल की मतलब स्थिति हमें प्राप्त हो तो हमें उसे वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करना है। तो पहले हम जो भी जो हमारे पास समीकरण थे ना, a1x और b1y प्लस c1 बराबर 0 से और a2 मतलब जो समीकरण थे व्यापक समीकरण, उनसे हम तुलना करके a1 a2 b1 b2 सारे अनुपात निकाल लेंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कि मतलब इसका कौन सा हल है, यानी इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है या फिर अद्वितीय हल है जो भी। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार होता है। अब देखिए ये दो समीकरण हमारे पास, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हम 1, इसको दे देते हैं हम 2। अब देखो जो भी समीकरण है हमें उसकी तुलना, देखिए समीकरण युग्म की तुलना हम यहाँ पर लिखते हैं। पहले समीकरण युग्म की तुलना किससे करेंगे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर यानी पहले हम देखेंगे भी ये मतलब अद्वितीय हल है या फिर जो भी है। ठीक है, तो इनसे हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अनुपात निकालेंगे कि a1/a2 क्या है। तो a1/a2 क्या है, a1 का मान तो यहाँ पर है, a1 का कितना है 1 और a2 का मान कितना है यहाँ पर 3 है। और b1/b2 का मान देखिए b1 के यहाँ पर क्या है माइनस का 3 है और b2 यहाँ पर कितना माइनस का 9 है। इसी प्रकार c1/c2 देखिए किस प्रकार होने वाला है, यहाँ पे c1 कितना माइनस का 3 और यहाँ पर ये कितना है माइनस का 2 है, कितना माइनस का 2। तो ये 1/3 है। इसको यदि हम थोड़ा सा और हल करें तो ये भी कितना आएगा 1/3 ही आएगा और ये कितना आएगा, ये 3/2 है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, b2 बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/3। तो आप देखिए a1 इसका भी 1/3 है, इसका भी 1/3, लेकिन इसका मान ये नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 तो है, लेकिन इनके बराबर है c1/c2 नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, अतः जो भी समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म का, अब देखो समीकरण युग्म में अब इस प्रकार की जब कंडीशन होती है जो रेखाएं हैं वो क्या जाती है समानांतर जाती है, तो युग्म का समांतर जाती है, इसका कोई हल नहीं होता। तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो हमें इसका वज्र गुणन विधि से हल भी ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखते हैं उसका मतलब कौन सा हल हमारे पास प्राप्त होता है। यदि अद्वितीय हल होगा तो हमें उसको वज्र गुणन विधि से हल करना होगा। तो अब देखिए हमारे पास जो अगला समीकरण युग्म वो इस प्रकार का है। तो हम देखो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं कि 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, हमें इस प्रकार इस रूप में लिखना है। और इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1, यहाँ पर लिख लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना हमें इस प्रकार करनी है। ठीक है, तो समीकरण युग्म की तुलना, समीकरण युग्म की तुलना, समीकरण युग्म जो हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, यानी उक्त या फिर उपरोक्त समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो हम करने पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास आएगा कि a1/a2 हमारे पास मान क्या आएगा, a1 का मान तो है 2, a2 का मान हमारे पास है 3। इसी प्रकार b1/b2 देखिए b1 का मान हमारे पास है 1 और b2 का मान हमारे पास है 2। ठीक है, और इसी प्रकार c1/c2 को देखिए माइनस का 5 है और कितना हमारे पास माइनस का 8। देखिए ये मान अलग है, 2/3 नहीं है, 1/2 है, माइनस का 5/8 है। ये मतलब किसी भी कंडीशन में बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि a1/a2 b1/b2
और C1/C2 ये आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, आपस में बराबर नहीं है। हमें ये कंडीशन कब प्राप्त होती है, जब रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेद करती हो, तो प्रतिच्छेद करने इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, अतः समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत है, बिल्कुल भाई संगत होगा, ठीक है। तो संगत है एवं इसका अद्वितीय हल है। तो तब हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से इसको हल करेंगे। तो अब लिखेंगे हम इसका हल। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वज्र गुणन विधि से समीकरण का हल ज्ञात करेंगे भाई, x और y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि से हमारे पास क्या है, तो हम वो सूत्र को पहले लिख लेते हैं कि x बट्टा b1c2 माइनस b2c1 उसी प्रकार बराबर करेंगे y बट्टा c1 यहाँ पर है, तो यहाँ c1 c के बाद में क्या आता है a2 माइनस c2a1 बराबर क्या आता है 1 बट्टा c1 क्या हमारे पास, या a1 है ना, a1, तो हम यहाँ करेंगे a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। इस प्रकार आपको याद करना है, यानी 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 आएगा, कितना आएगा 2 1 आएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार ज्ञात करना है। यहाँ पर a होगा, क्या होगा यहाँ पर a, यहाँ पर होगा b, क्या होने वाला है b, ठीक है। अब देखिए अब देखो हम इसकी जो समीकरण हमारे पास, हम उससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो x बट्टा हम यहाँ पर रखेंगे b1 का मान हमारे पास कितना है भाई, देखिए हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो b1 का मान हमारे पास है 1, कितना है 1, फिर यहाँ पे गुणा, फिर हमारे पास c2 का मान यहाँ पे कितना है -8 है, कितना है -8 है, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर माइनस का क्या हमारे पास चिन्ह है। हम उसके बाद b2 का मान हमारे पास कितना है भाई 2 है, कितना है 2, और c1 का मान हमारे पास कितना है -5, फिर है y बट्टा c1 का मान हमारे पास कितना है -5 है, a2 का मान हमारे पास कितना है 3 है, a2 का मान कितना हमारे पास 3, और माइनस c2 का मान हमारे पास कितना है -8 है, कितना है -8, और a1 का मान हमारे पास है 2, कितना हमारे पास 2, फिर हम 1 बट्टा लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है a1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 2, माइनस a2 का मान कितना है 3, और b1 का मान कितना है 1, कितना है 1। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। x बट्टा कितना होएगा हमारे पास -8, और ये माइनस को 5 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 5 दूनी 10, ठीक है। और y बट्टा हमारे पास कितना होएगा, माइनस को 5 से 3 गुणा करेंगे -15, और ये माइनस को इस माइनस से हम पहले इसको यदि गुणा कर दें, पहले इसको क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 2 कितना होता है 4, और माइनस का 3, कितना हो जाएगा 3। अब इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। तो x बटा 10 में से 8 कितना 2 बचेगा, बराबर y 16 में से 15 जाने पर 1 बचेगा, और 1 में से 4 माइनस 3 करें तो 1 बचने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको एक बार तो x बराबर है x बटा 2 बराबर 1/1 लेना है, एक बार आपको y बटा a बराबर 1/1 लेना है। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ कि जब x बटा 2 बराबर 1/1 हो, तो हमारे पास x का मान किस प्रकार आने वाला है, x को इससे गुणा करेंगे तो x आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास 2, और एवं y बटा 1 बराबर 1/1 हो, तो हम क्या करेंगे कि y का मान हमारे पास कितना आएगा 1, वज्र गुणा करने पर कितना आएगा हमारे पास 1, y को 1 से गुणा किया 1 y, और 1 को 1 से गुणा करने पर 1, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 है और y बराबर कितना है 1 है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख देते हैं। तो 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1, और 6x माइनस
10y माइनस 40 बराबर 0, इसको नंबर दे देते हैं 2। आपको देखने से पता नहीं चल रहा है यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। सभी मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर की कंडीशन में क्या होता है, संपाती होता है। क्या होता है, संपाती होता है और उसका अनेक हल होता है। अनेक हल की स्थिति में हमें उसका हल ज्ञात वज्र गुणन विधि से नहीं करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि उपरोक्त समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे कि a1/a2 बराबर हमारे पास कितना है, 3/6 भाई। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 6। और b1/b2 हम क्या करेंगे भाई, माइनस का 5 बट्टा माइनस का 10 है। और c1/c2 हमारे पास क्या है, माइनस का 20 बट्टा माइनस का 40 है। तो इसको हम यदि हल करें, ये तो हमारे पास कितना आएगा 1/2 और ये भी हमारे पास कितना आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 और इसका मान भी हमारे पास क्या आने वाला है, ये दोनों कैंसिल तो 1/2। ठीक है, ये मैंने ये प्लस हो जाएगा तो 1/2। अब देखिए, चूंकि हम यहाँ पर लिख देंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब अनेक हल है तो हमें उसको वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात नहीं करना है हमें। तो कंडीशन दी गई है कि यदि अद्वितीय हल हो तभी हमें इसको जो x और y का मान वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो समीकरण युग्म है वो इस प्रकार है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसको हम 2 दे देते हैं, क्योंकि पहले से मतलब इस रूप में लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि उपरोक्त समीकरण युग्म की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इस मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि a1/a2 हम जो अनुपात निकालते हैं वो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर a1 का मान 1 और a2 का मान 3 है तो 1/3। इसी प्रकार b1/b2 अनुपात निकाल लें तो -3 और -3, यहाँ पर भी -3 और यहाँ पर भी -3। यहाँ इसी प्रकार c1/c2 का मान निकाल लें तो -7 और माइनस यहाँ पर कितना है 15। देखिए 1/3 है, ये 1 होने वाला है और ये 7/15। कोई भी आपस में बराबर है नहीं है। तो कोई भी यदि आपस में बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम यहाँ लिख देते हैं अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब x और y का हमारे पास कोई ना कोई मान आने वाला है। तो देखिए, तो हम अब क्या करते हैं वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो हम करेंगे अब इसका वज्र गुणन विधि से हल। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं। अब देखिए वज्र गुणन विधि हमारे पास क्या है, तो हम इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए किस प्रकार लिखेंगे हम, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बट्टा, हमें क्या लिखना है BC, क्या लिखना है BC और BC, ये 1 2 - 2 1 बराबर y बट्टा C1 है ना, तो C के बाद में क्या आता है A, C के बाद में क्या आता है A, 1 2 2 1 यहाँ पर माइनस का चिन्ह, फिर 1 बट्टा हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 है A1 है तो यहाँ पर लिखेंगे A1/B2 माइनस हम क्या करेंगे A2/B1, क्या करेंगे यानी AB CA CA और BC इस प्रकार करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखिए x बट्टा, चूँकि हम तो ये जानते हैं इसलिए हमने लिख दिया।
तो अब हम क्या करेंगे, b1 का मान यहाँ पे हमारे पास कितना है, माइनस का 3, आपको दिखाई दे रहा होगा माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 इंटू C2 का मान यहाँ पे कितना है भाई, माइनस का 15 है, कितना है माइनस का 15, फिर माइनस का चिन्ह है, B2 का मान यहाँ पे कितना है, माइनस का 3 है, कितना है भाई, माइनस का 3 है, और C1 का मान यहाँ पे कितना है भाई, माइनस का 7 है, ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह है, फिर y बट्टा हम लिखेंगे यहाँ पर C1 का मान कितना है, माइनस का 7, माइनस का 7, A2 का मान यहाँ पे कितना है भाई, 3 है, कितना है, 3 है, ठीक है। इसके बाद C2 का मान हमारे पास है माइनस का 15, कितना है, माइनस का 15, और A1 का मान हमारे पास है 1, कितना है, 1, फिर बराबर का चिन्ह है, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे A1 का मान कितना है भाई, 1, और B2 का मान यहाँ पर कितना है, माइनस का 3, फिर माइनस का चिन्ह है, A2 का मान हमारे पास कितना है, 3 है, और B1 का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे -3 है, कितना है, माइनस का 3 है, ठीक है। तो अब हम इसको और आगे हल करते हैं कि x बट्टा यहाँ पे कितना होने वाला हमारे पास, देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 15 3 कितना होता है भाई, 45, तो प्लस का 45, यहाँ पे देखिए ये मुख्य माइनस है, और ये माइनस माइनस कितना, 7 21, प्लस के होने वाले हैं, तो माइनस, ये माइनस का और ये कितना प्लस का 21, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 21, ठीक है। उसके बाद है बराबर का चिन्ह, फिर y बट्टा हमारे पास मान कितना होने वाला है, माइनस का 21 होना, माइनस का 21, माइनस का 21, यहाँ पे देखिए 15 को 1 से गुणा करने पर 15, माइनस का 15 होगा, माइनस को 15 को माइनस से गुणा करने पर प्लस का 15, उसके बराबर देखिए यहाँ पे 1 बट्टा यहाँ पे कितना होने वाला है, 3 को 1 से गुणा करने पर -3 आएगा, -3 को 1 से गुणा कर -3, -3 को -3 से गुणा करने पर हमारे पास आएगा प्लस का 3 3 9, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे, x बट्टा हमारे पास कितना आएगा, 5 में से 1 गया कितना बचेगा, 4, और 2 में से 2 गए बचेगा 24, कितना बचेगा यहाँ पर 24, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 21 में से 15 घटाने पर कितना बचेगा भाई, माइनस का 6, कितना बचेगा, माइनस का 6, और बराबर यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 6 बचने वाला है, यहाँ पे कितना बचेगा 6, यानी 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 6। अब देखिए अब हम कंडीशन लगानी है, तो अब यहाँ पे कर देंगे जब कि x बट्टा 24 बराबर 1 बट्टा 6 हो, तो x का मान कितना आएगा भाई, 6 कम 6 और 6 कितना होता है 24, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई x बट्टा 4 बराबर 1 बट्टा 1, तो यहाँ पे मान निकाल लेंगे हम, x बराबर कितना आएगा 4, x बराबर हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। मतलब ये बराबर में ना यदि कैंसिल हो जाता है, ठीक है, यदि भाग में हो तो, ठीक है। अब देखिए और y बराबर माइनस का 6 बराबर 1 बट्टा 6 हो, तो यहाँ से ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगी, माइनस एक बार हो ये एक बार, तो हम यहाँ पर लिख देंगे y बराबर, यदि वज्र गुणा करेंगे y को 1 से गुणा पर y, 1 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा y बराबर -1, ठीक है। तो x का मान तो हमारे पास है 4 है, और y का मान हमारे पास कितना है -1, तो जो भी हमारा समीकरण युग्म था उसका हमारे पास हल आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखना चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म का जो हल है x बराबर तो है 4 और y बराबर हमारे पास है -1, ये आपको लिख देना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3.5 का 2 है उसका हम हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है कि 2 का फर्स्ट है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से यानी a और b का ऐसा कौन सा मान है जिनके लिए जो ये समीकरण दिया हुआ है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और अपरिमित रूप की जो कंडीशन है हमें जो उसमें लागू करनी है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर इसको हम हल करते हैं। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, तो इसमें देखो हम पहले इसको थोड़ा सा है वो थोड़ा सिस्टमेटिकली इसको हम लिख देते हैं। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, 2x + 3y, 2x + 3y, ये साथ इधर जाएगा तो माइनस का 7 बराबर कितना होगा 0। हम इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1। इसको देखिए मतलब ये कोई अचर पद है, यहाँ पर हमारे क्या चर है, ये भी अचर पद है, क्या चर है, यानी ax + by प्लस, अब इसको इधर लेके आएंगे हमारे पास क्या देने वाला है, हम इसको लिख देते हैं a - bx, ठीक है, और प्लस a + by माइनस हम क्या करेंगे पूरा पूरा माइनस में आएगा, ठीक है ना, कोष्टक के अंदर आने वाला है, तो 3a + b - 2 बराबर कितना होगा 0। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 2, कितना दे देते हैं 2 नंबर समीकरण दे देते हैं। अब देखिए हम इसको हल करते हैं कि जो भी समीकरण है उनकी हम तुलना किससे करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि जो अपरिमित रूप से अनेक हल है तो हम उसको किस प्रकार हल करते हैं।
तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हम पहले लिखते हैं कि उपरोक्त समीकरण युग्म की तुलना उसी प्रकार करना जिस प्रकार हमने पहले किया था। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आप कि अब देखो हमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी किस मानने के लिए, तो अनेक हल होंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या होने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर क्या है कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, मतलब ये कंडीशन हमें लागू करनी है। ठीक है, तो मतलब सारा मान क्या है वो बराबर होने वाले सभी मान। तो यहाँ पर a1 का मान रख देते हैं, b2 का अनुपात का जो मान है हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए कि हमारे पास a1 है, तो a1 का मान कितना है भाई हमारे पास, a1 तो ये हमारे पास है भाई 2 है, कितना है 2 है। a2 का मान देखिए a2 ये पूरा है, कितना है a माइनस बी, कितना है a माइनस बी बराबर देखिए b1 का मान कितना है भाई 3 है, कितना है 3। b2 का मान कितना है a प्लस बी है, कितना है a प्लस बी, फिर बराबर है c1 का मान हमारे पास है भाई -7 है, कितना है -7 है। और c2 का मान कितना है भाई -3a प्लस b -2 है, कितना है -2। अब देखो हम इसको हल करते हैं, वो देखिए किस प्रकार हल करते हैं कि अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये तो आपको पता है। अब हम एक बार तो इसको इसके बराबर रखते हैं और एक बार इसको इसके बराबर रखते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार रखते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि अतः हम क्या लिखते हैं भाई 2/a माइनस बी बराबर 7/3a प्लस b -2। ठीक है, अब इसको हम वज्र गुणा करके इसको हल करते हैं। तो देखिए a माइनस बी को 7 से गुणा करेंगे और इसको इससे इस प्रकार हमें गुणा करना है। ठीक है, तो 7 गुणा a माइनस बी बराबर 2 गुणा 3a प्लस b -2, इसको हल करें 7a माइनस 7b बराबर 3 दूनी 6a प्लस 2b माइनस कितना होएगा यहाँ पर 4। तो देखिए जो भी गुणांक वाले जो पद है a और b वो एक साइड ले लेते हैं और अचर पद है वो एक साइड ले लेते हैं। देखिए कि 7a और 7b है, इधर आएगा 7a माइनस 6a और ये माइनस का 7b और ये इधर आएगा माइनस का 2b बराबर में कितना माइनस का 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा a और ये माइनस का 7b माइनस का 2b कितना बचेगा भाई माइनस का 9b बराबर कितना होगा माइनस का 4, कितना होगा 4। तो हम इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 3, कितना दे देते हैं 3। तो इसी प्रकार हम जो इसके बराबर ये रख के हल करेंगे। तो देखो हम इसको क्यों हल कर रहे हैं, हमें a और b का मान निकालना है, या हमें a और b का मान निकाल, a समीकरण से तो a और b का मान लिखने वाला नहीं है, तो हमें एक बार तो इसके बराबर ये रखना है और एक बार हमें इसके बराबर ये रखना है। ठीक है, तो एवं हम रखेंगे 3/a प्लस b बराबर कितना आने वाला है 7/3a प्लस b -2, इसको भी वज्र गुणा कर देते हैं a प्लस b और 3a प्लस b -2। ठीक है, तो 7a प्लस कितना आएगा हमारे पास 7b और 3 3 9a प्लस 3b माइनस का 6, कितना आने वाला है 6। अब देखो 7a ये इधर आएगा माइनस का कितना हो जाएगा 9a, या यहाँ पर कितना है 7b है, ये इधर आएगा माइनस का 3b बराबर कितना माइनस का 6। इसको हल करिए भाई, यहाँ पे कितने आने वाला है माइनस का 2a और ये यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर आने वाला माइनस का 2a और यहाँ पे कितना आएगा भाई प्लस का 4b बराबर माइनस का 6। इसको यदि हम 2 का भाग दे देते हैं इसके पूरी समीकरण के अंदर है, तो हमारे पास ये तो बचेगा माइनस का a और यहाँ पर क्या बचेगा a
2b बराबर यहाँ पर कितना बचेगा -3। तो इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हम 4। अब देखिए, अब एक तो ये समीकरण और एक ये समीकरण, अब इन दोनों को हमें एडजस्ट करना है। या तो हम इसको विलोपन विधि से हल करें, या फिर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें, या फिर हम वज्र गुणन विधि से हल करें। जो भी सरल है हम उसे किसी भी हम विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि तो हमने यहाँ पर लगा दी। अब इसको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1, अब देखो यहाँ पर इसका ये भी a और ये भी कितना -a है, तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, यानी जोड़ने पर क्या होगा कि जो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास समीकरण है वो b के पदों में आने वाली है। तो देखिए a - 9b बराबर कितना -4, यहाँ पर -a है, प्लस का 2b बराबर कितना हो जाने वाला है -3, कितना हो जाएगा -3। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा -7b और बराबर ये होने वाला -7। तो b बराबर हमारे पास क्या होने वाला है, देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो b बराबर हमारे पास कितना होने आ जाए 1, कितना आएगा हमारे पास 1। अब b का मान है वो या तो समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए या फिर समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए, आप किसी में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देता हूँ b का मान समीकरण, आप बताओ, हमने रख दिया भाई 3 में रख दिया। 3 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं इसका मान। तो b का जहाँ b हम वहाँ पर 1 रख देंगे, तो a - 9 गुणा 1 बराबर -4। तो a बराबर -9 बराबर कितना आने वाला -4। तो a बराबर -4 प्लस 9, तो a बराबर हमारे पास आएगा 5। 5 में 9 में से 4 घटाने पर कितना बचेगा 5। तो a का मान तो 5 है और b का मान कितना है 1। ठीक है, तो a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए जो समीकरण युग्म का जो हल है वो क्या होने वाला है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हम यहाँ पे जो समीकरण है ना, तो यहाँ पर यदि हम इसको मान रख के भी चेक कर सकते हैं। सारा जो अनुपातों जो मान है वो क्या आने वाला है, बराबर आने वाला है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से हल किया, तो ये आपको समझ में आया होगा। और अब हम जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो एक और हल कर लेते हैं। फिर अगले वीडियो में हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके वो सभी जो पार्ट है वो हम हल कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2 में ही है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, तो हमारे पास जो अनुपात है a और b का जो अनुपात है a1/a2 b1/b2 वो तो लेकिन बराबर होता है, इन दोनों के तो c1/c2 और वो उसके बराबर नहीं होता है, यानी वो क्या होता है, समानांतर होता है, इसके लिए कोई हल नहीं होता। तो हमें जो कौन सा मान है जिसके लिए कोई हल नहीं है वो हमें ज्ञात करके बताना है। तो मैं इसको कॉपी में नोट डाउन करता हूँ और उसके बाद हल करके लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास अगला जो समीकरण युग्म है वो इस प्रकार का है, तो हमें इसको सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। वो देखिए किस प्रकार है कि 3x + y - 1 बराबर कितना होगा 0। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1। इसको हम लिखते हैं, देखो ax + by प्लस ये सी इधर आएगा, माइनस में आने वाला है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2k - 1x + k - 1y, वो माइनस में आएगा 2k + 1 बराबर कितना होने वाला है। फिर इसको समीकरण नंबर देते हैं हम 2। तो अब हम इसकी तुलना कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण युग्म की तुलना तो इनसे और इससे करने पर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया पहले। तो अब देखिए यहाँ पे कि हम अनुपात निकालते हैं पहले। तो पहले अनुपात निकालने से हमें पहले ये बताया गया है कि इसमें कोई हल नहीं हो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि हमें दिया गया शर्त है कोई हल नहीं हो, तब हमारे पास क्या होता है कि जो इनका जो अनुपात है, देखो ये दो तो क्या होता है आपस में बराबर होता है, लेकिन जो तीसरा है वो इनके बराबर नहीं होता। तो हम कंडीशन लगा के चेक करते हैं, देखिए किसके लिए बराबर होगा और किसके लिए बराबर नहीं होगा, कि एक ऐसा कौन सा मान है। ठीक है, तो हम देखिए, हम यहाँ पर पहले लिखते हैं आपके सामने a1 का मान कितना जी, a1 का मान कितना होने वाला है, यहाँ पर a1 का मान होगा 3, a2 का मान कितना होने वाला है भाई 2k - 1, कितना होगा 2k - 1 बराबर b1 का मान कितना होगा भाई 1,
और B2 का मान कितना होगा k-1 नॉट इक्वल टू, फिर है -1 और बट्टा में कितना है माइनस का 2k+1। ठीक है, तो ये तो दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, कैंसिल होगी। ठीक है, अब देखिए यदि मैं इसके बराबर ये रखूँ, इसके बराबर ये रखूँ, तो मेरे पास जो भी मान आएगा, तो मैं लिखता हूँ जब 3/2k- नॉट इक्वल टू है भाई 1/2k+1, हमारे पास जो मान आ जाएगा तो मतलब इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको देखिए आगे, तो अब इसको हम हल करें, इसको यदि वज्र गुणा करें 3 और 2k+1 और 2k-1, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6k +3 बराबर 2k-1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इसको इधर लेके आए तो कितना बचेगा 4k, ये इधर जाएगा, हमारे पास कितना होएगा -3 मतलब -4 होने वाला है, और k बराबर हमारे पास कितना होगा, ये 4 और 4 कितने बाद 1 बार कटेगा, तो कितना होने वाला -1, यहाँ देखो नॉट इक्वल लगाना। ठीक है, तो k बराबर है -1, ये -1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कहा माना वो -1 के बराबर नहीं होगा, तो होगा किसके बराबर वो देखिए, वो और हल करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यदि ये दोनों बराबर है तो बराबर की कंडीशन में हम हल करते हैं। देखिए 3/2k-1 और 1/k-1, इसका देखो मान क्या आता है, तो इसको इससे गुणा कराएंगे तो 3k और -3 बराबर 2k-1, कितना आएगा 2k-1। इस 3k में से 2k घटाएगा, हमारे पास बचेगा k बराबर, ये इधर जाएगा क्या क्या होगा -4, कितना होने वाला -4, -4 नहीं यहाँ पर होगा, ये प्लस का जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा -2 बचेगा, कितना बचेगा, ये प्लस का हो जाए ना, तो ये -2 यहाँ पर बचने वाला है, -2 नहीं प्लस का ही बचेगा, यानी बड़ी हो जाएगी ना ये संख्या, इसलिए। ठीक है, तो k बराबर यहाँ पर होगा हमारे पास +2, तो k बराबर 2 है, उसके लिए क्या है कोई हमारे पास हल होने वाला है, लेकिन k बराबर -1 पर है, वो क्या है कोई भी हल इसका नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको हल ज्ञात कर सकते हैं। और देखो हाँ, इसको बराबर का भी आप मतलब हल ज्ञात कर सकते हैं, वो भी क्या आने वाला है, जो भी इसके बराबर नॉट इक्वल टू होने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी ओर चलते हैं और उसको हल करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो उपयुक्त तो भाई जो प्रतिस्थापन है वही है। ठीक है, उसके बाद वज्र गुण है, मतलब पहले ये दी गई है तो यही होने वाली प्रतिस्थापन विलोपन विधि, वो सरल है। ठीक है, इससे तो हम प्रतिस्थापन और वज्र गुण विधि से दोनों से हमें ये क्वेश्चन हल करना है। तो आपको जो प्रतिस्थापन विधि है वो भी आपको वापस से क्या हो जाएगी, रिवाइज होने वाली है। देखिए इस क्वेश्चन में तो मैंने जो समीकरण लिख दिया और इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली ढंग से भी लिख दिया है। तो अब देखिए इन दोनों समीकरणों की हमें पहले हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो पहले देखिए समीकरण 1 से हम लिखते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, 8x + 5y बराबर हमारे पास कितना है -9 बराबर कितना है 0 है। यदि हम किसी भी चर का मान निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, अक्स का यदि मान निकालेंगे तो 8x इधर रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा 9 - 5y जाएगा। ठीक है, और बट्टा में हमारे पास जो 8 है वो यहाँ पर आने वाला है। तो ये तो अक्स का मान हो गया, और अक्स का मान अब हम समीकरण नंबर 2 में लिखते हैं। वो देखिए किस प्रकार है, हम यहाँ पर लिख देते हैं अक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर वो देखिए किस प्रकार करते हैं। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है कि 3x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 - 5y बट्टा कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 है, फिर है प्लस का 2y - का 4 बराबर 0, क्योंकि प्रत्येक पद y के पदों में आने वाला है। तो अब देखिए इसको हम यदि थोड़ा सा हल करें तो इसको अंदर गुणा करें, 9 3 कितना होता है 27 - 3 5 15y, और बट्टा में हमारे पास कितना है 8,
प्लस का हमारे पास है 2y माइनस कितना है 4 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो हम इसको 8 लघुत्तम लेकर उसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये तो हमारे पास होने वाला 27 माइनस का 15y। अब 8 को इससे गुणा करें हमारे पास क्या होगा, यानी पूरी समीकरण से ही गुणा भाई, दोनों पक्षों में गुणा करना 8 से। ठीक है, तो 8 दूनी 16y माइनस 8 चौके 32 और बराबर इधर से गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा 0। अब देखो हम इसको हल करते हैं किस प्रकार होने वाला है। ये 16y ये 15y, ये 16y में से 15y घटाने पर 1y बचेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो कितना बचेगा y। और इसको थोड़ा सा हम यदि हल करें, ये 27 है ये 32 है, तो बराबर हम लिख देते हैं, ये 32 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 27 हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास मान कितने आने वाला है 5। कितना आएगा 5। तो y बराबर हमारे पास मान आया 5। ठीक है, तो अब हम y का मान है वो समीकरण क्यों जो किसी भी समीकरण में हम रख देंगे, तो समीकरण 1 से हमने हल किया था, तो हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो देखिए जहाँ y है वहाँ पर 5 रख देते हैं, तो x बराबर क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 5 बट्टा 8। ठीक है, तो 9 माइनस 5 कितना होता है 25 और बट्टा में कितना होता है 8, और 25 में से 9 जाने पर कितना बचेगा माइनस का 16, बट्टा में कितना बचेगा 8, और 9 16 कितना 25 होता है ना, तो 8 का इसके अंदर भाग देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2। तो x बराबर हमारे पास मान होने वाला है माइनस का 2। तो x बराबर तो आया हमारे पास माइनस का 2 और y बराबर आया था 5। अब हम वज्र गुणन विधि से देखते हैं भाई हमारे पास ये मान आता है या फिर नहीं आता है। तो अब हम इसको हल करते हैं वज्र गुणन विधि से। हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से। देखिए इसका हल किस प्रकार याद करते हैं, तो इसको समीकरण नंबर 1 था ही और इसको 2 था ही। ठीक है, पहले हमने दे चुके हैं ये। अब देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना हम किससे करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, तो मैंने ये जो लाइन है वो लिख दी है। अब देखिए यहाँ पर a1/a2 हम निकाल लें तो 8 बटा कितना आएगा 3, और b1/b2 यदि हम निकालें तो हमारे पास कितना आएगा 5 बटा 2, और c1/c2 निकालें तो हमारे पास कितना आएगा माइनस का 9 बटा माइनस का 4। हमें इसका तो ये पता है कि अद्वितीय हल होने वाला है, क्योंकि कोई भी मान आपस में बराबर नहीं, कोई भी अनुपात आपस में बराबर नहीं है। तो अब देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि x बट्टा कितना होता है, देखो हमें किससे b से स्टार्ट करना है, b1c2 माइनस और b2c1, फिर y बट्टा हमारे पास क्या है c1a2 माइनस c2a1, फिर हमारे पास क्या है a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो ab ca और bc इस प्रकार अपने को a2 2 1 इस प्रकार हमें इसको याद करना है। अब देखिए आप हमें क्या करना है कि x बट्टा b1 का मान देखिए यहाँ पर कितना है 5 है, कितना है 5, और c2 का मान कितना है यहाँ पर माइनस का 4 है, फिर माइनस का मुख्य साइन, और b2 का मान यहाँ पे कितना है, फिर b2 का मान है 2, और c1 का मान है यहाँ पर माइनस का 9, और y का देखिए आप c1 का मान यहाँ पे कितना है माइनस का 9, और a2 का मान यहाँ पे कितना हमारे पास 3, कितना है 3, फिर देखिए c2 का मान यहाँ पे कितना है माइनस का 4 है, और a1 का मान हमारे पास है 8, कितना है 8। उसके बाद देखिए a1 का मान कितना हमारे पास 8, और फिर है b2 का मान हमारे पास है 2 माइनस a2 का मान हमारे पास कितना है, a2 का मान हमारे पास है 3, और b1 का मान हमारे पास है 5। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए x बटा 500 कितना होता है माइनस का 20 होने वाला ये, और ये 9 दूनी कितना हो जाए प्लस का 18 बराबर, यानी और इसको यदि हम हल करेंगे तो 9 3 कितना हो जाता है 27, और इसको हम करेंगे तो 8 चौक प्लस का 32 होने वाला माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसको हम यदि हल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आने वाला है 8 दूनी 16 माइनस 5 3 कितना होता है 15। इसको थोड़ा सा और हल करके लिख देते हैं, तो और हल करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 2, यहाँ पर कितना बचेगा 5, कितना बचेगा भाई 5 बचने वाला है, और यहाँ पर 1/1 कितना बचेगा 1। हम यहाँ पर लिख देते हैं जब x
बट्टा -2 बराबर 1/1 हो तो हमारे पास मान क्या आएगा, x को 1 से गुणा करने पर 1, -2 को 1 से गुणा करने पर -2, उसी में भी -2 ही आ रहा था, और एवं y/5 बराबर 1/1 हो तो हम क्या करेंगे, y बराबर 5। ठीक है, तो वैसे थोड़ा सरल तो देखो ये है उससे, ठीक है ना, वैसे मतलब दोनों ही सरल ही है। ठीक है, तो अब हम आज के लिए इतना ही है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो 5 टाइप की जो क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और वीडियो लाइक करना और इसको शेयर करना। आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।